Hello friends, I am Anupam and welcome you all on my YouTube channel. In this video I am going to discuss a few questions of Hindi. ये हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं प्लस हिंदी के कुछ वर्ड्स जो कि पेडागोगी में पूछे जाते हैं जो कि जनरली अपने को हिंदी में समझ नहीं आते हैं, तो वो कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेपर में। तो मैं कुछ उन टर्म्स को अभी डिस्कस करने वाली हूँ, प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम हिंदी के डिस्कस करने वाले हैं जो कि रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट फ्यू डेज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं उन क्वेश्चंस को। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक ऐप से लिया है। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि टेक्स्ट बुक ऐप आप सभी को पता भी होगा और मेरे अकॉर्डिंगली ये ऐप बहुत ही अच्छा है और इसकी स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छी है, मतलब क्वेश्चंस के लेवल भी एग्ज़ाम्स के लेवल का ही है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस क्या है। मूल्यांकन की वह श्रेणी जिसमें छात्र को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन करते हैं। ठीक है, ऐसी इसमें क्या क्या आपका ऑप्शन है। योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन और उपचारात्मक आकलन। ये हिंदी पेडागोगी का क्वेश्चन है। अब ऐसा होता है कि हम इन टर्म्स को इंग्लिश में जानते हैं और हिंदी में जानते नहीं होते, तो आप याद कर सकते हो। यहाँ देखो क्या हो रहा है, निरंतर प्रतिपुष्टि, मतलब रेगुलरली आप क्या कर रहे हो, उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो इस टाइप का जो आकलन होता है वो है रचनात्मक आकलन। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि योगात्मक आकलन हम समेटिव असेसमेंट को कहते हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो है आपका उसको हम कहते हैं योगात्मक आकलन। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक, ये आपका फॉर्मेटिव है, क्योंकि अपने को समेटिव फॉर्मेटिव तो पता होता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। निदानात्मक, थर्ड वन इज़ निदानात्मक। निदानात्मक वाला जो ये आपका क्या है, ये है आपका डायग्नोस्टिक। और उपचारात्मक जो है ये है आपका रिमेडियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि छात्रों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए किस प्रकार का आकलन करते हैं। रेगुलरली आप उनको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, वो होता है आपका रचनात्मक। सबमिटिव में क्या होता है, आप एंड रिजल्ट डायरेक्टली दे देते हो। निदानात्मक में आप क्या है गैप को फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उस गैप को मतलब फाइंड आउट करते हो। और उपचारात्मक में आप रेमेडी प्रोवाइड करते हो, उनको ड्रिल करवाते हो, वेरियस टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हो, वेरियस टीचिंग एड्स का यूज़ करते हो ताकि उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, यहाँ आप थर्ड में आप लर्निंग गैप को फाइंड करते हो, यहाँ आप रेमेडी प्रोवाइड करते हो। रचनात्मक का मतलब है कि आप रेगुलरली फीडबैक ले रहे हो, बीच में टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो, मतलब आप पढ़ा रहे हो और साथ साथ में चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपने क्वेश्चंस पूछ लिए। कुछ क्वेश्चंस जैसे बुक में नॉर्मली टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये योगात्मक वाला जो फर्स्ट वाला है वो जो है वो समेटिव असेसमेंट है, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर लिया जाता है। ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, किस अधिगम अक्षमता के कारण कक्षा 6 का बालक अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने में असफल हो सकता है। किस अधिगम अक्षमता के कारण कक्षा 6 का बालक अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने में असफल हो सकता है। आपको पता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इससे एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, चाहे वो आपकी हिंदी पेडागोगी हो या इंग्लिश पेडागोगी हो। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो क्वेश्चंस है मतलब किसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, किसको डिसलेक्सिया कहते हैं, व्हाट इज़ अफेजिया, व्हाट इज़ डिस्प्रेक्सिया, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखकर अभिव्यक्ति करने में असफल है, लिखने से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। डिसलेक्सिया जो है वो आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे हैं
मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का ही होगा लर्निंग डिसेबिलिटी को। तो इस कॉन्सेप्ट्स को आप मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप और अच्छे से पढ़ लें। नाउ थर्ड, ये जो चिन्ह वाला क्वेश्चन है ये पक्का ही पूछा जाता है, योजक चिन्ह, आदेश चिन्ह, ठीक है ना। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। मैं बेसिकली आदेश चिन्ह का लेकर आई हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं रीट एग्ज़ाम में। ये कुछ ऐसा वो होता है चिन्ह, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो एरो नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। इसका क्या होता है, मतलब आप कह सकते हो कि ये चिन्ह क्या सिम्बलाइज कर रहा है, क्या बता रहा है। तो किसी भी विषय का उसके क्रम को व्यक्त करने के पूर्व किसी कथन का विस्तार करने के लिए आदेश चिन्ह का हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। आदेश चिन्ह का आप यूज़ कब करते हो, किसी भी कथन का विस्तार करने के लिए, उसको इलेबोरेट करके बताने के लिए, और उस स्टेटमेंट के पूर्व हम यूज़ करते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि स्टेटमेंट के पहले आप जो कुछ बताना चाह रहे हो, किसी का क्रम दिखाना चाह रहे हो, उसके पूर्व यूज़ करते हो या बाद में यूज़ करते हो। तो हम उसके पूर्व यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। और याद रखने की चीज़ ये है कि हम किसी कथन का विस्तार करने के लिए, एरो नहीं है, वंस अगेन एरो की आदत हो चुकी है इसलिए वो लग जाती है गलती से, एरो नहीं है ये। किसी भी कथन का विस्तार करने के लिए हम इस आदेश चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो चिन्ह से रिलेटेड भी पढ़ लेना। वैसे मैं कल ट्राई करूँगी कि चिन्ह से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ, योजक चिन्ह, ये के अलग अलग जो डिफरेंट चिन्ह होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, आदेश या विवरण चिन्ह इसको हम कहते हैं, जो भी हम पढ़ रहे थे। और इसका क्या होता है कि किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले हम आदेश चिन्ह का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। सेम चीज़ जब लिखना होता है तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं ताकि हम दोबारा लिखने से बचें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे मोहन 100 रुपये, संजय के भी 100 रुपये ही लिखने, इसी 100 को रिपीट करना है यहाँ भी। तो आपने क्या किया, पुनरुक्ति चिन्ह का यूज़ कर दिया, दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े। श्रम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली इस चिन्ह का यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी चीज़ की पुनरुक्ति होने पे और दोबारा से अपने को लिखना ना पड़े, इसलिए हम इसको यूज़ कर देते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट था आदेश चिन्ह, ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद रखेंगे कि आदेश चिन्ह जो है वो किसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पूर्व, वर्ड जो याद रखना है वो यही है, ठीक है। स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पूर्व यूज़ किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट था। किसी भी क्रम में लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश या विवरण चिन्ह का यूज़ किया, इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वाच्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है पेपर में, तो इसको आप याद रखेंगे कि वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन, वाच्य पर्टिकुलरली 3 टाइप्स के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। वाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाता है कि क्रिया का विधान कर्ता, कर्म या भाव में से किससे या किसके विषय में किया गया है, वाच्य कहलाता है, ठीक है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, बस आपको बेसिकली ये याद रखना है। और कैसे फाइंड आउट करोगे वो याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन पे नहीं जाना है, एग्ज़ाम में अपने को क्वेश्चन दिया होगा एक, उससे फाइंड करना होगा हमें। कोई मतलब एक सेंटेंस दी होगी, कोई एक वाक्य आपको दिया गया होगा जिससे पता करना होगा कि ये कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ठीक है। जैसे लिखा है कि रमेश केला खाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाच्य में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, वैसा वाक्य क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। जैसे यहाँ लिख रखा है कि रमेश जो है वो केला खाता है, रमेश केला खाता है, इसकी जगह अगर सीता होता तो क्या लिखा जाता, सीता केला खाती है, ठीक।
तो इसमें हो क्या रहा है कि कर्ता के लिंग के अनुसार हम जो है क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो राम है तो खाता है, और अगर वो सीता है तो खाती है। मतलब जो कर्ता है, जो खा रहा है, उसका जो लिंग है राम है, वो उसके लिंग के अकॉर्डिंगली हमने लगा दिया खाता है। और सीता क्या है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने लगा दिया खाती है। तो ऐसे स्टेटमेंट देखते आपको पता लग जाना चाहिए। जैसे रमेश केला खाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती। एकदम सिंपल सेंटेंस होगा, बट आपको ध्यान देना है कि उसका जो मतलब उसके लिंग के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाए गए हैं या नहीं लाए गए हैं। क्रिया का प्रयोग जो है लिंग के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया। अगर किया गया है तो वो कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का वो बोध हो। मतलब आपको पता लग रहा है कि कर्म जो है सेंटेंस में प्रधान है। रोगी को दवा दी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है ना। ये आप अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि कर्म को प्रधानता दी गई है, तो आप कैसे याद रखोगे कि पैसिव टाइप सेंटेंस हो। इंग्लिश में पढ़ रखा है ना, एक्टिव पैसिव, दिस इज डन बाय यू। ऐसे सेंटेंस जो दिया होता है पैसिव फॉर्म में, तो वो पैसिव वाला जो सेंटेंस है वो क्या होता है, कर्मवाची होता है। रोगी को दवा दी गई, उसके द्वारा खाया गया। ऐसे सेंटेंस क्या हो जाएंगे आपके, कर्मवाची। पैसिव याद रखना अगर नहीं याद रहे तो। लास्ट वन इज भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, भाव की प्रधानता होती है। राम से रेत में दौड़ा भी नहीं जाता, मुझसे उठा भी नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। ऐसा जो सेंटेंस है वो क्या आ जाएगा, भाववाच्य। ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या आ जाएगा, उसके द्वारा दी गई, उसके द्वारा गाया गया, उसके द्वारा लाया गया। मतलब पैसिव में आएगा तो कर्मवाच्य है। मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। यहाँ भाव को व्यक्त किया जा रहा है, डैट इज भाववाच्य। और कृतवाच्य एक नॉर्मल साइज सेंटेंस होगा। बस आप चेक कर लेना कि उसके मतलब पुरुष के अनुसार, अगर वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके अकॉर्डिंगली क्रिया का प्रयोग किया गया है कि नहीं। ऐसा नहीं लिखा गया हो कि राम खेलती है तो वो कर्मवाच्य नहीं है। मतलब सिंपल सेंटेंस है, मिल गया आपको सिंपल सेंटेंस। अब ढूंढना क्या है कि उसका जो लिंग, मतलब उसका जो लिंग है उसके अनुसार क्रिया को का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट दूसरा, अगर सिंपल सेंटेंस नहीं है तो अगर ऐसे लिखा है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, तो वो क्या हो जाएगा, मुझसे ये नहीं किया जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली ये भाववाच्य आ जाएगा। अब ऐसे आ जाए कि राम के द्वारा पुस्तक लाई गई, मेरा यह काम उसके द्वारा किया गया, पैसिव में। ठीक है, और ऊपर से आप फोकस किस पे कर रहे हो, कर्म पे, काम पे फोकस कर रहे हो, तो कर्मवाच्य। तो आई होप से क्लियर होगा कि इसको कैसे आप इजीली मतलब पेपर में आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। और ये टॉपिक कुछ सीरियसली डिफ़िकल्ट है, मतलब जनरली हमें डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इतने डिटेल में हमने पढ़ा नहीं होता है छोटी क्लासों में। तो वंस अगेन आपको बता रही हूँ कि एक तो आप ये कवर कर लेना, जितने भी रीडिंग डिसेबिलिटीज़ हैं इससे क्वेश्चन ज़रूर होंगे और क्लियर भी होना चाहिए। जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन है और आपको पता भी होगा। और भी रीडिंग डिसेबिलिटी है, आप उनके बारे में भी पढ़ लेना। सेकंड, जो चिन्ह है, योजक चिन्ह, जितने भी सिंबल्स हैं उनको भी एक बार देख लेना। योजक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आदेश और विवरण वाला हमने किया, उससे किए गए। पुनरुक्ति के क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में। बाकी चिन्ह को भी आप एक बार देख लेना। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि कल चिन्ह वाला एक वीडियो डाल दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की वह श्रेणी जिसमें छात्रों को निरंतर, अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, सॉरी फॉर दैट।
यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही था। एक और टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं कल आपके साथ मतलब वीडियो में शेयर करूँगी, प्लस मैं चिन्ह के ऊपर भी वीडियो बना के लाऊँगी, प्लस कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं उनके साथ में लाऊँगी, ताकि अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम हो और जो हमारे काम की चीज़ें वो कवर हो पाए। तो आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत है, एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड इन माई वीडियो, देन यू कैन कॉमेंट मी फॉर डैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल। और इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।